हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से झिंझोर गाँव पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। फिर भी यही संगीन सवाल अपनी जगह पर कायम रहा कि बस कैसे चल रही है। ये इसका अपना कमाल है या इसे चलाने वाले का? मैंने सर उठाकर ड्राइवर को देखने की कोशिश की। दरअसल मैं उसके कमाल पर दाद देना चाहता था। उससे पूछना चाहता था कि वो इस कोहरे से भरे घने अंधेरे में कैसे ये कमाल दिखा रहा है। कैसे कोई ऐसे बिहर में बगैर रोशनी के अपने रास्ते को लगातार पहचान सकता है। इस नामुमकिन को कोई कैसे मुमकिन बना सकता है? अगर मुमकिन होता तो मैं उससे ये भी पूछता, क्या वो सचमुच सही रास्ता पे जा रहा है? मैंने गर्दन तान कर उस इंसान को देखने की बहुत कोशिश की। आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो जो भी था बस अपना काम कर रहा था। एक सवाल मेरे मन में उभरा जिसे सोचकर मुझे खुद हंसी आ गई। अगर मैं वो सवाल किसी दूसरे के सामने लाता तो यकीनन वो मेरा मजाक उड़ाता। वो सवाल ये था कि इस बस का कोई सचमुच ड्राइवर था भी या नहीं। मैं ये सब सोच ही रहा था, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर को किसी ने छुआ और मुझे एक ठंडक सा एहसास हुआ। मैंने अपना पैर हटाना चाहा, मगर कुछ देर बाद फिर ऐसा लगा बाकायदा कोई मेरे पैर को छू रहा था। मैंने गौर किया, वो कोई हाथ था, कोई छोटा सा, जैसे किसी बच्चे का। वो हाथ मेरे पैर को पकड़ना चाहता था। जैसे मैंने झुककर उसे पकड़ने की कोशिश की, वो बहुत फुर्ती से पिछलता हुआ पीछे की ओर चला गया, मगर वो पकड़ में नहीं आया। मेरे दिमाग में एक विचार आया, शायद ये किसी बच्चे का हाथ था। शायद नहीं, बल्कि यकीनन ये किसी बच्चे का ही हाथ होगा। कोई शक नहीं, क्योंकि मैं सपना नहीं देख रहा था। मैं केवल जाग ही नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह से चौकन्ना भी था। मगर ये सोच रहा था, ये कौन सा बच्चा है जो चुपचाप शरारत करने पर तुला हुआ है। मैंने जब इस बारे में सोचा तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि किसी इंसान का बच्चा अंधेरे में इस बस में बर्फीले फर्श पर सांप की तरह किस तरह रेंग सकता है, वो भी पकड़े जाने से पहले बेहद फुर्ती से फिसल कर निकल जाए। अचानक मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं जिस बच्चे का हाथ समझ रहा था वो कोई सांप तो नहीं था। मैं अपनी ही सोच में हंस दिया। मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था कि कंडक्टर ने किसी जगह का नाम पुकारा और उसके बाद बस एक जोर का झटका खाकर रुक गई। दो आदमी अपने सीट से उठे और वो मेरे करीब से गुजरने लगे। मैंने अंदाज़ा लगाया उसमें एक औरत थी और उसने अपनी गोद में कुछ उठा रखा था। कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अंदाज़ा सही भी हो सकता था और गलत भी। मेरे करीब से गुजरते हुए मेरे कंधे से उसके शरीर का स्पर्श हुआ। यूं लगा जैसे बर्फ की सिल्ली मेरे जिस्म पर लग गई हो। मैंने सोचा हो सकता है सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, इस वजह से मुझे ऐसा एहसास हुआ। फिर शायद कोई और वजह हो। दोनों बस से अंधेरे में ही उतर गए। बदतमीज कंडक्टर ने उसे टॉर्च दिखाने की ज़रूरत तक नहीं समझी। वो जहाँ था वहीं बैठा रहा। बस आगे बढ़ने के लिए हिल ही थी। मेरे पीछे की सीट से किसी ने आवाज़ दी, अरे मुसाफिर, ये हाथ तुम्हारा तो नहीं? अरे हाँ, मैं अपने बच्चे का हाथ तो लेना भूल ही गई, बस से उतरने वाली औरत ने कहा। और उसके पास पुरुष ने ज़ोर से चिल्लाकर उसे गाली दी। फिर मुझे बाहर एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने ये सारी बातें सुनी, चंद क्षणों के लिए मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। फिर मैंने खुद को संभाल लिया कि शायद ये कोई वहम हो, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर आखिर चल क्या रहा था। एक बार मुझे फिर से विचार आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये कटे हुए हाथ की बात तो ऐसे ही हो रही है जैसे कि कोई बात ही नहीं। मुझे अब महसूस हो रहा था कि मैं किसी गलत बस में बैठ गया हूँ। शायद मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, लेकिन मैंने इस वक्त खामोश रहने में
ही भलाई समझी। मेरे अंदर कई सवाल चल रहे थे। सर्दी इतनी बढ़ गई थी कि अब शरीर पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने एक आंख भर कर फिर घड़ी को देखा, मगर मुझे समझ में नहीं आया कि कितने बजे थे। यूँ लग रहा था जैसे घंटों बीत चुके हों, और शायद घंटे बीत चुके थे, मगर सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मालूम नहीं बस किस रास्ते पर जा रही थी और उसकी मंजिल कहाँ थी। मैं कंडक्टर से पूछने के लिए उठा कि समय कितना हुआ है और झिंझोड़ गांव अभी कितना दूर है। जैसे ही मैं खड़ा हुआ कि बस एक बार फिर उछली और मेरा सर उसके छत से टकराया। मुझे लगा कोई कील मेरे सर में घुस गई हो। मेरे मुंह से एक दर्द भरी आह निकली और किसी के हंसने की आवाज़ आई। न जाने वो कौन था जिसे उस अंधेरे में भी, ये कौन हो जो इतने अंधेरे में भी उसको मेरे हालत की पता चल रहा है। मेरे मन में अपने ही आप एक ख्याल आया कि ये जो दबी दबी आवाज़ मैंने सुनी थी वो सचमुच किसी की हंसी थी। अब मामला मेरे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। मैं अंधेरे में सीटों के बीच से आगे की तरफ बढ़ा। कंडक्टर वहीं पर सोया हुआ था। मेरे पैर रास्ते में किसी चीज़ पर पड़ा और एक स्पर्श सी आवाज़ बड़ी ज़ोर से हुई। एक सनसनी मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। मैंने वहीं रुककर समझने की कोशिश की कि मेरा पैर आखिर किस चीज़ पर पड़ा था, क्योंकि मुझे साफ साफ महसूस हुआ था जैसे मैं पैर किसी इंसान के अंग पर रख दिया हो। वो जो भी था, मुझे शिष्टाचार के तहत माफ़ी तो मांगनी ही थी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, भाई माफ़ कर देना। अचानक एक आवाज़ का शोर हुआ। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारी हवा किसी बंद जगह से जरा सा रास्ता पकड़ एकदम से निकल गई हो। मगर ये बड़ी अजीब बात थी, उसमें किसी दर्द का आभास भी नहीं था। मेरे माफ़ी मांगने का अंधेरे में कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। वो अजीब सी आवाज़ भी दोबारा नहीं सुनाई दी। कोई जवाब न पाकर मैंने उस चीज़ को हाथ से छुआ और मेरा दिल दिमाग में एक झटका लगा। जिस सीट की एक तरफ मुखातिब होकर मैंने माफ़ी मांगी थी वो खाली थी। मैंने कुछ आगे बढ़कर आवाज़ दी, कंडक्टर साहब। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज़ दी, जवाब फिर नहीं आया। मैंने एक एक करके सारे सीट को टटोल कर सीट खाली मिली। पीछे से आगे तक हर सीट खाली थी। ठंडे लोहे और रेक्सीन के अलावा मेरे हाथों में कोई चीज़ नहीं छुई। मैंने कई बार कंडक्टर को आवाज़ लगाई, मगर वो जाने कहाँ मरा हुआ था। उसे पुकार पुकार कर मेरी आवाज़ फटने लगी। उस बर्फीली ठंड में अकेला होने का एहसास मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। मुझे अचानक लगने लगा कि इस सारी कायनात में मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। मैंने पूरी बस को बार बार खंगाला। घोर अंधेरे में जिस चीज़ पर भी मेरा हाथ पड़ा मैंने उसे टटोल कर महसूस करने की कोशिश की। मैंने चीख चीख कर कंडक्टर को पुकारा। कंडक्टर और उन सारे सवारियों का वजूद न जाने किस हवा में घुल गया था। कहीं कोई नहीं था, जिंदगी का कोई आसार नहीं था। फिर मैं उस ओर बढ़ा जहाँ ड्राइवर को होना चाहिए था। वहाँ बढ़ते हुए मैं उसके करीब पहुँच गया, मगर मेरे मन में जो बहुत वक्त से चल रहा था वो सही साबित हुआ। ड्राइवर की सीट खाली थी, बस अपने आप चल रही थी। उसे चलाने वाला कहीं कोई नहीं था। वो ज़मीन के ऊपर ऊपर उछल रही थी, गड्ढों में गोता लगा रही थी। वो न जाने कहाँ जा रही थी, न जाने इस बस की मंजिल कहाँ थी जिसका मुसाफिर सिर्फ मैं था। खून जमा देने वाला एक ख्याल मेरे रूह को झंझोर गया। क्या मैं कभी अंधेरे, कोहरे और रहस्यों से भरी इस काली दुनिया के बाहर निकल पाऊंगा या नहीं? टीन, लोहे, पहिए, सीटें, खिड़कियां, सारी चीज़ें, सारे कल पुर्जे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन सारी आवाज़ों से मिलकर जो एक आवाज़ बन रही थी वो एक करहाती हुई चीख थी। मैंने सोचा कि इस बस में, इस दुनिया में
आखिरी सफ़र कब किया होगा, कितने साल कितने ज़माने पहले। ऐसा मैंने इसलिए सोचा आज वो जिस सफ़र पर थी वो मुझे अपने साथ ले जा रही थी। ये मेरी परिचित दुनिया का सफ़र बिल्कुल नहीं था। कई बार मेरे जी में आया कि बाहर छलांग लगा दूं और जितना मुमकिन हो सके मैं इस बस से दूर चला जाऊं। समझ में नहीं आ रहा था खतरा ज़्यादा कहाँ था, बस के अंदर या बस के बाहर। अभी मैं इसी पेशो पेश में था कि बस एक जोरदार चरमराहट के साथ रुक गई। उसके रुकते ही उसका इंजन भी खामोश हो गया। उस खामोशी में हजारों जिगरों की आवाज़ थी। फिर मुझे कहीं दूर गिदरों की आवाज़ सुनाई दी और कुछ देर बाद चुप्पी फैल गई। बस से निकलने के बाद मैं आंखें फाड़ फाड़ कर समझने की कोशिश करने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मगर कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे पैरों के नीचे कटीली घास से भरी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा। मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे थे और कहीं किसी आबादी का कोई आसार नहीं था। यहाँ तक कि मुझे एक नन्ही सी झोपड़ी तक नज़र नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बस ने मुझे कहाँ लाकर छोड़ा है। मैं बस चुपचाप खड़ा चारों ओर देख रहा था। हड्डी कपकपा देने वाली ठंड मेरे शरीर के खून को जमा दे रही थी। दूर दूर तक मुझे कहीं भी रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। मेरे लिए आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाली कहावत इस समय मुझ पर सूट कर रही थी। मुझे कहीं भी कोई दिशा समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे किस दिशा की ओर जाना चाहिए। पता नहीं उस बस ने मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया था। अचानक फिर से गिदर की आवाज़ का शोर मेरे कानों तक पहुँचने लगा। फिर से चारों तरफ झिगोरों की आवाज़ आने लगी। अचानक मैंने दूर से आता हुआ रोशनी देखा जो मेरे पास ही आ रहा था। मैं उस प्रकाश को देखकर समझ गया ये प्रकाश लालटेन का है। घने अंधेरे में उस लालटेन का प्रकाश देखकर मेरे विचलित मन को थोड़ी सी शांति मिली। ये सोचकर कि कोई तो आया, मैं अकेला नहीं हूँ। लगभग थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक गांव की औरत हाथ में लालटेन लिए हुए मेरे नज़दीक खड़ी हुई थी। उसने अपना पूरा चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। मेरे करीब आते ही उस औरत ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी। वो गांव की भाषा बोल रही थी। क्या बात है बाबूजी, इतनी ठंड में इस सुनसान इलाके में आप क्या कर रहे हो? परदेसी मालूम होते हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं खेतों से वापस अपने घर जा रही थी और मेरी नज़र आप पर पड़ गई। अभी कुछ देर पहले जब मैंने अपने चारों ओर देखा तब मुझे वहाँ पर कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उस औरत के आ जाने से मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान था, मगर मैं इस वक्त इस कदर थका हुआ था कि मेरे बदन की हड्डी हड्डी दर्द कर रही थी। मुझे उस कंडक्टर की बात याद आ गई जिसने मुझसे बस में कहा था, आप जिस व्यक्ति के साथ साइकिल पर यहाँ आए हो उस व्यक्ति का चेहरा ही नहीं था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं इस औरत का चेहरा होगा भी या नहीं। फिर मुझे अपनी सोच पर गुस्सा आने लगा। मुझे खामोश खड़ा देख उस औरत ने दोबारा मुझसे कहा, क्या सोच रहे हो बाबूजी? गूंगे हो क्या? आवाज़ नहीं है मुंह में? क्या मुंह में दही जमाए बैठे हो? इतनी रात में आप यहाँ इस सुनसान में क्या कर रहे हो? मुझे झिंझोर गांव जाना है। झिंझोर गांव तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है बाबूजी। आपको किसी ने नहीं बताया? उस औरत ने भारी आवाज़ में मुझसे कहा। मगर मैंने तो बस झिंझोर गांव के लिए ही पकड़ी थी बस। लो जी, कर लो बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी भूतिया बस से यहाँ पर आए हो? उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गया। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। भूतिया बस में तुम्हारा क्या मतलब है? बाबूजी, इस वीराने में यहाँ अक्सर मुसाफिर ऐसे ही मिला करते हैं। यहाँ पर तो कोई बस का अड्डा है ही नहीं और आप कह रहे हो कि आप बस में यहाँ तक आए हो। दरअसल यहाँ आसपास भूत प्रेतों का बहुत ज़्यादा शोर है बाबूजी। ज़्यादातर भूतिया बस के लोग इसी जगह पर मरे हुए मिलते हैं।
इसी जगह पर आप खड़े हो। पता नहीं आप कैसे बच गए, पता नहीं क्यों उन्होंने आपको कुछ नहीं किया। अगर आप चाहो तो तब तक आप मेरे घर पर चल सकते हो। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरानी से उस औरत की तरफ देखने लगा, क्योंकि गांव में इतनी रात को कोई भी औरत किसी अनजान आदमी के लिए अपने घर चलने का निमंत्रण नहीं देती। मेरे अंदर से दो तरह की आवाज़ें आ रही थी। एक तो आवाज़ आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ भी माजरा कुछ ऐसा ही हो। और दूसरी आवाज़ आ रही थी, मुझे इस औरत के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उस बस के सफ़र में मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था और मेरे शरीर इस वक्त आराम मांग रहा था। क्या सोचने लगे बाबूजी, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। आप शक्ल से काफ़ी थके हुए दिखाई दे रहे हो। सुबह तक हमारे घर में आराम कर लेना, फिर सुबह हम किसी बच्चे के हाथों आपको झिंझोर गांव तक पहुंचवा देंगे, वरना सुबह तक आप यहाँ पर सर्दी से ठंड से ठिठुर कर मर जाओगे। एक बार को मन में आया कि मैं उससे कहूँ वो अपना घूंघट उठाकर एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दे, मगर ये बात मैं मन में सोचकर रह गया। मुझे लगा कहीं वो औरत मेरी बात का बुरा ना मान जाए। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि एक तो वो औरत मेरी मदद कर रही है और मैं मन ही मन में उसके लिए क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगे बाबूजी, बस ऐसे ही पूछा था। वैसे मेरा नाम निर्मला है और सब गांव वाले मुझे निर्मला ही कहते हैं। आओ मेरे पीछे पीछे। इतना कहकर वो पीछे की तरफ मुड़कर चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने महसूस किया कि लालटेन का प्रकाश बस इतना ही था कि आगे का थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर चलने बाद वो औरत खेतों के अंदर बनी पगडंडियों की तरफ मुड़ गई। मेरे चलते चलते पैर जवाब दे चुके थे। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। आखिर मुझसे रहा ना गया। तुम खेतों के अंदर कहाँ जा रही हो? बाबूजी, हमारा गांव बस इस खेत के पार ही है। आप तो बस मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर वो चुपचाप हो गई और फिर दोबारा चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे फिर से चलने लगा। झिंगुर की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में आ रही थी। रात के सन्नाटों में, घोर अंधेरों में और बेहद ठंड, तेज हवा और वो खेत भी बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहे थे। मैं उसके पीछे पीछे कितने देर तक चल रहा था मुझे नहीं पता। न जाने कितना लंबा रास्ता था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड बढ़ती चली जा रही थी, ऊपर से हवाओं का शोर मेरे कानों से टकरा रहा था। रात के सन्नाटे में, तेज हवा में, बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते अंधेरे में जो आकृति बना रहे थे, उसे देखकर मेरे बदन में डर की सिहरन भर रही थी। मैंने दोबारा उस औरत से पूछा। इसका अपना नाम निर्मला बताया था। और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस बाबूजी, ज़्यादा दूर तक रास्ता नहीं है, बस यहीं पास में ही मेरा घर है। चलते चलते मुझे महसूस हुआ कि मैं खेत के बाहर निकल आया था। मैं अभी भी निर्मला के पीछे ही चल रहा था। अब मुझे कुछ देर से कच्चे मकानों की हल्की हल्की आकृति दिखाई देने लगी थी। मैं समझ गया कि लगता है निर्मला का घर इन्हीं धुंधली आकृतियों में से एक होगा, जो कि मुझे हल्की हल्की दिखाई दे रहा था। बहुत दूर पैदल चलने के बाद निर्मला एक कच्चे मकान के दरवाजे पर रुक गई। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे वहाँ पर 6 या 7 टूटे फूटे मकान ही नजर आए, जिनमें अंधेरा था। मगर निर्मला जिस मकान के दरवाजे पर रुकी थी, वो दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके अंदर लालटेन का हल्का हल्का प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा था। मकान कच्चा था और बहुत ही पुराना बना हुआ मालूम हो रहा था, मगर वो मुझे इस वक्त किसी महल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा बदन इस वक्त आराम मांग रहा था। मेरे शरीर में एक एक हड्डी में दर्द हो रहा था और ऊपर से अब मुझे ठंड भी लग रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर निर्मला के पैर रुक गए और उसने पलटकर मेरी तरफ देखकर कहा, लो बाबूजी, आ गया, यही है हमारा घर। घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ रही थी।
वो बच्चा हलक फाड़ फाड़ कर रो रहा था। सच तो ये था कि वो रो कम चिल्ला ज़्यादा रहा था। मैंने सवालिया नज़रों से निर्मला की तरफ देखा। अरे बाबूजी, हमारा ही बच्चा है। इसको रात में जागने की आदत है और दिन में सोने की। बहुत बुरी आदत है इसकी। मैं बहुत देर से घर में नहीं थी ना, इसीलिए रोने लगा हो। तुम अंदर आ जाओ। इतना कहकर निर्मला अपने घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गई। मैं झिझकते हुए उसके पीछे चला गया। अंदर जाकर मैंने एक अजीब दृश्य देखा। एक बच्चा रो रहा था जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 साल होगी, और ठीक उसके बगल में एक 7 या 8 साल का बच्चा बैठा हुआ था जिसका रंग थोड़ा काला था। और सामने एक बूढ़ी औरत जलते हुए चूल्हे में रोटियां बना रही थी, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि चूल्हा जल भी रहा है या नहीं। मुश्किल से 1 या 2 लकड़ी चूल्हे में रखी हुई थी जो बहुत धीमी आंच में जल रही थी। वो बूढ़ी औरत निर्मला से कहने लगी। उसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा क्रोध था। अरे कहाँ मर गई थी तू? तेरा बच्चा बहुत देर से रो रहा है। तुझे कितनी बार मना किया है कि जल्दी आ जाया कर। तेरा मर्द तेरा इंतज़ार करते करते बाहर सो गया। मुझे उस बुढ़िया औरत का बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। इतनी सर्दी में बाहर सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है, और ये बड़े आराम से बता रही है कि तेरा मर्द बाहर सो गया। फिर मैंने मन में विचार किया, हो सकता है इसका पति जरूर पियक्कर होगा जो शराब के नशे में बाहर सो गया हो, क्योंकि शराबियों को सर्दी नहीं लगती। मैं अब उस मकान में सब कुछ गौर गौर से देखने लगा, पर मुझे आभास हो गया कि मकान के नाम पर सिर्फ वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, वो भी कच्चा। उस बूढ़ी औरत, निर्मला और 2 बच्चे को मिलाकर सिर्फ इतनी ही जगह थी कि मैं एक तरफ बैठ सकूं। लेटना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अंदर ही अंदर मन मसोड़ कर रह गया। जो भी हो, अंदर जाते हुए थोड़ी सर्दी मुझे कम लग रही थी। मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैं इधर उधर बैठने की जगह तलाश करने लगा। मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी मेरे कानों में निर्मला की आवाज़ टकराई, जो कि बूढ़ी औरत से बातें कर रही थी। अरे अम्मा, तूने देखा नहीं मैं अपने साथ किसको लाई हूँ? निर्मला इतना ही कहना था कि वो बूढ़ी औरत जो रोटी बनाने में मगन थी, उसकी क्रोध भारी आवाज़ में मेरे कानों में सुनाई दी। अरे कुलमुही, किसको साथ में लेकर आई है तू? अरे अम्मा, पूरी बात तो सुनो। इन्हें झिंझोर गांव जाना है, और ये उस भूतिया बस से सफ़र करके उस सुनसान जगह पर खड़े हुए थे जहाँ पर लोगों की लाशें अक्सर मिलती हैं। क्या बात कर रही है बहू? उस भूतिया बस में तो आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया। तू क्या कह रही है? अरे अम्मा, एक नज़र देखो तो मैं झूठ नहीं बोल रही। निर्मला का इतना ही कहना था कि वो बूढ़ी औरत मुझे गौर से देखने लगी। मुझे उस बूढ़ी औरत की बस हल्का आकृति ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि लालटेन का प्रकाश बहुत ही धीमा था, इसलिए सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। आखिर क्या होने वाला था आगे? आखिर ये निर्मला सही में औरत है या कुछ और? ये जानने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें।